हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग ज्योग्राफी का टर्न है आज, तो ज्योग्राफी पे डिबेट करेंगे हम लोग। आज ज्योग्राफी का आपका 5वां लेक्चर होगा, शायद 5वां लेक्चर होगा, तो हम लोग उसी पे डिबेट करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ज्योग्राफी आपकी 3 दिन चलती है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे पॉलिटी चलती है, ठीक। 3 क्लासें 3 दिन में आती हैं। इसके बाद मैं बहुत जल्दी आपको लेक्चर दे दूंगा। इकोनॉमिक्स का भी आ जाएगा, हिस्ट्री का भी आ जाएगा और इन्वायरमेंट के भी लेक्चर आ जाएंगे, सारे लेक्चर आ जाएंगे, ठीक है। बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे। तो अभी हम लोग 2 सब्जेक्ट्स पे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि टॉपिक टू टॉपिक चलाना पड़ता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है ना। टॉपिक टू टॉपिक चलाएंगे हम लोग, बिल्कुल क्लियर, ठीक है, बिल्कुल क्लियर टॉपिक टू टॉपिक चलेंगे। तो इससे पहले वाली ज्योग्राफी की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, सबसे पहली क्लास में ब्रह्मांड पढ़ा, उसके बाद हमने सौरमंडल पढ़ा, ठीक है, ग्रह पढ़े, उपग्रह पढ़े, ठीक। आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ, ठीक है। तो पृथ्वी की गतियाँ मैं आप लोगों को बता दूं, पृथ्वी की गतियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक तो घूर्णन और एक होती है परिक्रमण, ठीक है। पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियाँ होती हैं, आप लोग लिख सकते हैं। पृथ्वी की गतियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है घूर्णन और एक होती है परिक्रमण। क्या होती है? परिक्रमण। घूर्णन क्या होता है? इसको दैनिक गति भी कहते हैं। घूर्णन को क्या कहते हैं? दैनिक गति भी कहते हैं, दैनिक गति। और परिक्रमण को जो है वार्षिक गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्षिक गति। अब हम लोग देखते हैं कि इनको दैनिक गति क्यों कहते हैं और वार्षिक गति इसको क्यों कहते हैं, ठीक है। तो दैनिक गति जो है, दैनिक गति इसलिए कहते हैं, देखो मैं बताता हूँ, आप देखिएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर, देखो ऐसे पृथ्वी है तो अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है। तो पृथ्वी क्या करती है? अपने अक्ष पर झुकी हुई है और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती भी रहती है, ठीक है। इसी एक्सिस पर गोल गोल घूमती रहेगी, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं दैनिक गति। अब दैनिक गति क्यों कहते हैं? दैनिक मतलब दिन और रात, 24 घंटे में दिन और रात। तो जो दैनिक गति होती है, इसके कारण क्या होता है भैया? दैनिक गति के कारण दिन और रात होती है, ठीक है। दैनिक गति के कारण क्या होता है? दिन और रात होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूमती है, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसलिए क्या होता है? दिन और रात होती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री झुकी हुई और पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूमती रहती है। पृथ्वी किस दिशा में घूमती रहती है, ये मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, इससे पहले वाली क्लास में बताया था। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री झुकी है और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ घूमती है। कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ घूमती रहती है, ठीक। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ घूमती है, इसलिए पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। इस कारण क्या होता है? दिन और रात होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? दैनिक गति। क्योंकि दिन और रात होते हैं इसलिए इसको दैनिक गति कहा जाता है। दूसरा आपका है परिक्रमण। परिक्रमण मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर तो घूमती ही है, साथ में क्या करती है? सूर्य का चक्कर भी लगाती है। अब मान लो ये सूर्य है, ठीक है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर तो घूम ही रही है, ये मतलब अपने अक्ष पर तो घूमेगी ही, ऐसे ऐसे घूमेगी ही, ठीक है। दूसरी बात, ये घूमते घूमते सूर्य का चक्कर भी लगाती है। क्या करती है? सूर्य का चक्कर भी लगाती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। ये दैनिक गति होती है, इसके कारण दिन और रात होते हैं। दूसरा, पृथ्वी सूर्य का चक्कर भी लगाती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? परिक्रमण। सूर्य की परिक्रमा कर रही है, इसलिए इसको परिक्रमण कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? वार्षिक गति भी कहते हैं, ठीक। तो परिक्रमण, जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? परिक्रमण। और दूसरा, पृथ्वी जो अपने ही अक्ष पर घूमती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? घूर्णन, ठीक है। घूर्णन और परिक्रमण। अब देखो, घूर्णन की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे की,
भाई 24 घंटे में ही तो पृथ्वी पूरा एक चक्कर घूम जाती है ना। 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर ही एक चक्कर पूरा घूम जाती है, तो इसकी अवधि होती है 24 घंटे। दूसरा वार्षिक गति, इसकी अवधि क्या होती है 365 दिन 6 घंटे। ठीक है, वार्षिक गति की टाइमिंग क्या होती है 365 दिन 6 घंटे होती है। घूर्णन ये दैनिक गति होती है। अब ऐसा करते हैं, आप लोग समझ गए होंगे कि घूर्णन गति क्या है, घूर्णन क्या है और परिक्रमण क्या है। घूर्णन है पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है, पूर्व से पश्चिम दिशा, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। पृथ्वी अपने ही अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं घूर्णन कहते हैं। ठीक, इसके कारण क्या होता है दिन और रात होता है। ठीक, दूसरा परिक्रमण, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, भाई अपने अक्ष पर घूमते घूमते ये सूर्य का चक्कर लगाती है, तो इसको क्या बोलते हैं परिक्रमण बोलते हैं। इसके कारण क्या होता है ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और मेंशन कर लीजिएगा आप लोग, इसको मैं इरेज किए दे रहा हूँ। ठीक है, इसको इरेज किए दे रहे हैं, तो देखिएगा। तो जो आपकी दैनिक गति है घूर्णन के कारण क्या होता है लिख लीजिएगा आप लोग, दिन और रात होते हैं। क्या होते हैं दिन और रात होते हैं। घूर्णन गति के कारण क्या होंगे दिन और रात होंगे। परिक्रमण के कारण क्या होता है ऋतु परिवर्तन। क्या होता है ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन बोले मौसम परिवर्तन, सर्दी गर्मी वर्षा। ठीक, तो ऋतु परिवर्तन किस कारण होता है परिक्रमण के कारण होता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, इस कारण क्या होता है ऋतु परिवर्तन होता है। अपने ही अक्ष पर घूमती है, इस कारण क्या होता है भैया दिन और रात होती है। ठीक, तो यहाँ तक तो हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोगों ने इसको समझ लिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं उपसौर और अपसौर समझते हैं। ठीक है, उपसौर क्या होता है अपसौर क्या होता है। ठीक, तो इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ऐसा करते हैं इसको लिखवाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप लोग आराम से इसको ही लिख लीजिए, इसमें काम हो जाएगा आपका। इसको लिख लीजिए। ठीक है, घूर्णन ये दैनिक गति होती है, इसके कारण क्या होता है दिन और रात होते हैं। इसकी अवधि कितनी होती है 24 घंटे की होती है। परिक्रमण ये वार्षिक गति है, इसके कारण क्या होता है ऋतु परिवर्तन होता है भैया, और इसकी अवधि कितनी होती है 365 दिन 6 घंटे होती है। ठीक, तो ऐसा करते हैं समझ में आ गया होगा। आप लोग इसके आगे बढ़ते हैं, इसमें आप इतना ही नोट कर लीजिए, बाकी सब समझ लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आप लोग देखिए उपसौर और अपसौर क्या होता है। ठीक, उपसौर और अपसौर ये प्रश्न कई बार पूछा जाता गया है। ठीक है, उपसौर और अपसौर क्या होता है। उपसौर और अपसौर। ठीक है, तो उपसौर और अपसौर में हम लोग समझेंगे उपसौर क्या होता है। देखो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, लेकिन पृथ्वी की आकृति कैसी है भैया जीवाइड है, अंडाकार है, तो वे उसी प्रकार से चक्कर लगाती है। ठीक है, देखो ऐसे मान लो ये सूर्य है, तो पृथ्वी झुकी हुई है 30.5 डिग्री अपने अक्ष पर, तो जब ये चक्कर लगाती है तो कहीं पर देखो सबसे अधिक दूरी पर है पृथ्वी, और कहीं यहाँ पर अगर मान लो है, यहाँ पर अगर पृथ्वी है तो सबसे पास है, भाई सूर्य के पास है, तो यहाँ पर देखो तो आप दूर है। जीवाइड इसका आकार है, तो ये ऐसे ही चक्कर लगाती है। ठीक, समझ में आ रहा है इसको। तो उपसौर का मतलब होता है जब लिख लीजिएगा आप लोग इसमें, जब उपसौर का मतलब होता है जब पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक पास होती है। कहाँ होती है सर्वाधिक पास होती है, यानी सर्वाधिक नजदीक होती है। लिख लीजिएगा सर्वाधिक नजदीक होती है, नजदीक होती है, तो इसे उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं।
ठीक है। सबसे मेन क्या है इसकी डेट, उपसौर की घटना कब होती है, तो लिख लीजिएगा ये घटना कब होती है, ये लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए 3 जनवरी को होती है। कब होती है? 3 जनवरी को। उपसौर की घटना 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी को पृथ्वी क्या होती है? सूर्य के सबसे अधिक पास होती है। ठीक, क्लियर। तो जब पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक नजदीक होती है, ये सर्वाधिक पास होती है, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको भैया हम लोग क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। और ये घटना कब होती है भैया? ये घटना 3 जनवरी को होती है। आगे हम लोग देखते हैं अपसौर क्या होता है। आप लोग देख लीजिएगा अपसौर क्या होता है। अपसौर जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। कहाँ होती है? सर्वाधिक दूरी पर होती है। जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है तब क्या होता है? तब अपसौर होता है। ये घटना कब होती है? ये लिख लेना, ये घटना 4 जुलाई को होती है। ये घटना 4 जुलाई को होती है। 4 जुलाई को होती है। क्लियर। उपसौर और अपसौर समझ लिए होंगे। उपसौर क्या होता है? जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक नजदीक होती है, सबसे अधिक नजदीक होती है। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक नजदीक होगी तो उसको क्या कहेंगे? हम लोग क्या कहेंगे? उपसौर कहेंगे। और ये घटना कब होती है भैया? 3 जनवरी को होती है। दूसरा, जब पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक पास होगी, दूर होगी, जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है तब इसको क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। और ये घटना कब होती है? 4 जुलाई को होती है। ठीक है। अब कहोगे गुरुजी ऐसा कैसे? 4 जनवरी को तो पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है, फिर भी हमको ठंडक लगती है। भाई जनवरी में ठंडक नहीं होती ना। और कहोगे गुरुजी 4 जुलाई को तो पृथ्वी सर्वाधिक दूर होती है, फिर हमको गर्मी काहे लगती है? ये भी तो प्रश्न है। अब देखिए इसका कारण है सूर्य का यानी कि पृथ्वी का उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, वो हम लोग अभी आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, उसको आराम से समझिएगा, ज़्यादा टफ नहीं है लेकिन बस अब समझ जाइए। ठीक है, तो अभी हम लोग उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे क्यों ऐसा होता है कि भाई 4 जनवरी को तो पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक होता है सूर्य, फिर हमको ठंडक काहे लगती है, और 3 जुलाई को तो दूर होता है, फिर हमको गर्मी काहे लगती है। ठीक, तो इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी तक आप ये समझ लीजिए कि उपसौर और अपसौर क्या है। जब पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक नजदीक होती है तो इसे उपसौर कहते हैं। और ये घटना 3 जनवरी को होती है। जब पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक दूरी पर होती है तब अपसौर होता है। ये घटना कब होती है? 4 जुलाई को होती है। डेट जरूर याद रखिएगा, कई बार पूछा गया 4 जुलाई और 3 जनवरी। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए हम लोग इस बात पर चर्चा करते हैं, ठीक, कि ऐसा क्यों होता है। मैंने बताया अभी कि जो परिक्रमण होता है, परिक्रमण क्या होता है? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, इस कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। तो ऋतु परिवर्तन 3-4 अवस्थाओं में होता है। हम लोग इनको एक एक करके समझ लेते हैं। 3-4 अवस्थाएं जो हैं इनको एक एक करके समझ लेते हैं। देखो ऋतु परिवर्तन की 4 अवस्थाएं, तो आप लोग ऋतु डालना चाहें तो डाल लीजिए। ऋतु परिवर्तन की अवस्थाएं, चित्र बना लेते हैं पहले। ऋतु परिवर्तन की अवस्थाएं, आप लोग चित्र बनाइए, हम लोग चित्र के द्वारा ही समझेंगे। ठीक है, बाकी लिखने का थोड़ा सा नहीं है, बहुत बट ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए भी चित्र बनाते चलिएगा साथ साथ में। ये क्या है? हमारा सूर्य। क्या है? सूर्य। ठीक, यहाँ ये आपकी कर्क रेखा होगी, ये विषुवत रेखा,
और ये मकर, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये हो गया साउथ। ऐसे ही यहाँ पर ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ये आपकी कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। ऐसे ही ये यहाँ पर हो रहा है, जिसको मैं इरेज कर देता हूँ तो लिख लिया होगा। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ। दूसरा ऐसे, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। अब देखिए ये 21 मार्च की स्थिति है, 21 मार्च, और ये स्थिति है 23 सितंबर की। क्या है? 23 सितंबर, और ये है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर, 22 दिसंबर, और ये है 21 जून। ठीक है, ये स्थिति है 21 जून। अब हम लोग 1 बाय 1 करके समझ लेते हैं। ठीक, अब ठीक, अब यहां तक हम लोगों ने समझ लिया। अब देखिए इसमें 4 स्थितियां हैं। 4 स्थितियों में इसको बना लीजिए आप लोग। ठीक है, इसमें लिख लीजिएगा उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पर लिख लीजिए उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, शीत ऋतु। और यहाँ लिख लीजिए उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिएगा उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु। दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। अब देखो ये 4 डेट आपको याद रखनी है, 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून और 22 दिसंबर। ठीक है, 21 जून और 22 दिसंबर। अब हम लोग इनकी स्थितियों को समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग 21 मार्च से शुरू करते हैं। ठीक, 21 मार्च से शुरू करते हैं। तो 21 मार्च को क्या होता है भैया? 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। 21 मार्च को सूर्य क्या है? विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक है, 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है तो उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में क्या होता है? दिन और रात की अवधि बराबर होती है। ठीक है, जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है तो दोनों गोलार्धों में क्या होता है? दिन और रात की अवधि बराबर होती है। और यहाँ क्या होती है? बसंत ऋतु होती है। क्या होती है? बसंत ऋतु। ठीक है, तो 21 जून को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती है। ठीक, उसके बाद सूर्य क्या होता है? 21 मार्च के बाद सूर्य धीरे धीरे कहाँ जाने लगता है? सूर्य धीरे धीरे सूर्य की किरणें उत्तरायण होने लगती है। ठीक है, 21 जून के बाद सूर्य की किरणें धीरे धीरे कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में पड़ने लगती हैं। ठीक है, सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में पड़ने लगती हैं। और उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है भैया?
दिन बड़े होने लगते हैं और रातें क्या होने लगती हैं, छोटी होने लगती हैं। ठीक है, जब 21 मार्च के बाद सूर्य की किरणें उत्तरायण हो जाती हैं, सूर्य उत्तरायण हो जाता है, यानी कि सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध की तरफ हो जाती हैं, तो क्या होता है, दिन की अवधि उत्तरी गोलार्ध में बढ़ने लगती है और दिन बड़ा होने लगता है, रातें छोटी होने लगती हैं। ठीक है, और धीरे धीरे जब 21 जून की स्थिति आती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। 21 जून को क्या होता है, सूर्य की किरणें लंबवत कहाँ चमक रही है भैया, ये आपकी कर्क रेखा है, कर्क रेखा, विषुवत और ये मकर। ठीक भैया, देखिएगा 21 जून को सूर्य की किरणें सीधे कहाँ, कर्क रेखा पर लंबवत चमक रही हैं। इस दिन क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं, इसलिए 21 जून को क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इसलिए हम लोग जहाँ रहते हैं भारत में क्या होता है, 21 जून का दिन सबसे बड़ा दिन होता है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई। 21 मार्च के बाद क्या होता है, आप लोग देखते होंगे 21 मार्च के बाद धीरे धीरे हमारे वहाँ उत्तरी गोलार्ध में गर्मी कम पड़ने लगती है। ऐसा क्यों, आप जानेंगे, क्योंकि 21 मार्च के बाद सूर्य की किरणें क्या होती हैं, उत्तरायण हो जाती हैं। सूर्य उत्तरायण हो जाता है, सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में सीधी पड़ना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और धीरे धीरे जैसे ही 21 जून की स्थिति आती है, इस दिन क्या होता है, सूर्य की किरणें सीधी कहाँ चमकती हैं भैया, कर्क रेखा पर चमकती हैं, और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ये बात याद रखनी है आपको कि 21 जून, आपसे पूछ लिया जाए प्रश्न कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो 21 जून का दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 21 जून के बाद क्या होगा, सूर्य फिर से, सूर्य की किरणें जो है विषुवत रेखा की तरफ उन्मुख हो जाएंगी। सूर्य की किरणें कहाँ, विषुवत रेखा की ओर उन्मुख हो जाएंगी और धीरे धीरे 23 सितंबर की अवधि आ जाएगी। भैया 23 सितंबर को क्या होता है, सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती है। इस दिन भी क्या होगा, दिन और रात बराबर होंगे, तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, दिन और रात बराबर। ठीक है, दिन और रात बराबर। ठीक है, 23 सितंबर के बाद क्या होगा, 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधी कहाँ चमकेंगी, विषुवत रेखा पर चमकेंगी, और इस दिन क्या होगा, दिन और रात बराबर होगा दोनों गोलार्धों में, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध हो, चाहे वो दक्षिणी गोलार्ध हो, चाहे कोई भी गोलार्ध हो, पूरी पृथ्वी पर उस दिन यानी 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। कितने कितने, 12-12 घंटे। ठीक, इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। 23 सितंबर के बाद क्या होगा, सूर्य की किरणें फिर से दक्षिणायन होना स्टार्ट हो जाएंगी। सूर्य की किरणें कहाँ, दक्षिणायन होना स्टार्ट हो जाएंगी। सूर्य दक्षिणी गोलार्ध की ओर उन्मुख हो जाएगा, और तब फिर क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ने लगेगी, और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, दिन छोटे होने लगेंगे, रातें बड़ी होने लगेंगी। यानी कि हमारे भारत में क्या होगा, 23 सितंबर के बाद हमारे भारत में दिन छोटे होने लगेंगे और रातें बड़ी होने लगेंगी। ठीक भैया, क्या समझ में आ गया? 23 सितंबर के बाद सूर्य कहाँ, दक्षिणायन हो जाता है, और धीरे धीरे जब 22 दिसंबर की अवधि आती है, अब देखिएगा 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, लिख लीजिएगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा, 22 दिसंबर को, और दक्षिणी गोलार्ध में, क्या लिख दिया, सॉरी दक्षिणी। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा, 22 दिसंबर को, और उत्तरी गोलार्ध में कब होगा, 21 जून को। यानी कि हमारे वहां यानी कि भारत में सबसे बड़ा दिन 21 जून को, और जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां सबसे बड़ा दिन कब होगा, 22 दिसंबर को होगा। इस दिन हमारे वहां दिन सबसे छोटा होगा और रात सबसे बड़ी होगी, और इस दिन यहाँ क्या होगा, दिन सबसे बड़ा होगा, रात सबसे छोटी होगी। हमारे वहाँ रात सबसे बड़ी होगी, दिन सबसे छोटा होगा। तो 22 दिसंबर को, अब इस समय हमारे वहाँ शीत ऋतु चल रही होगी, क्योंकि इस दिन कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें देखो चमक रही है, ये कर्क रेखा है, इस पर लंबवत चमक रही है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी है और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, ठंडक होगी।
ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए 22 दिसंबर के बाद सूर्य की किरणें कहाँ फिर विषुवत रेखा की ओर उन्मुख हो जाएंगी और 21 मार्च को फिर विषुवत रेखा पर लंबवत चमकेगी, दिन रात बराबर होंगे। यहाँ बसंत ऋतु। आशा करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। ठीक, आशा करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। अभी अब आपको पता चल गया कि दिन और रात क्यों होते हैं, जाड़ा क्यों होता है, गर्मी क्यों होती है। ठीक भैया, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी इससे पहले कि 3 जनवरी और 4 जुलाई, 3 जनवरी और 4 जुलाई में डिफरेंस क्या है। अब देखो भैया, हमारे वहां 4 जनवरी, अब आप देखिए दिसंबर के बाद जनवरी आता है आपका। ठीक, दिसंबर के बाद जनवरी आएगा तो 22 दिसंबर को, यानी कि 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में है। तो गर्मी कहाँ होगी, दक्षिणी गोलार्ध में होगी, ना कि हमारे वहां भारत में होगी। क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं और दिसंबर के बाद भी आपका जनवरी आ जाता है। तो 3 जनवरी को भी सूर्य कहाँ होता है, उत्तरायण होता है। तो इस दिन क्या होगा, हमारे वहां ठंडक ही होगी, क्योंकि सूर्य की किरणें कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में। हमारे वहां तो है ही नहीं, हमारे वहां तो तिरछी पड़ रही है, तो हमारे वहां क्या होगी, ठंडक होगी। भले ही 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के पास है, लेकिन जो सूर्य की किरणें हैं वो कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि दक्षिणायन है, दक्षिण की तरफ उन्मुख है। तो जो 3 जनवरी को सूर्य पास होता है तो गर्मी तो होती है, ये बात तो एकदम सत्य है कि 3 जनवरी को सूर्य जब पास होगा तो औसत गर्मी तो बढ़ेगी, यानी कि जो सामान्य गर्मी होती है, अब सूर्य पास है तो सामान्य गर्मी से तो गर्मी ज्यादा ही होगी ना, लेकिन उस गर्मी का अनुभव कहाँ होगा, दक्षिणी गोलार्ध में होगा, ना कि हमारे उत्तरी गोलार्ध में, हमारे भारत में यहाँ नहीं होगा, उस दक्षिणी गोलार्ध में होगा गर्मी का अनुभव। क्लियर। ठीक, ऐसे ही 4 जुलाई, अब कहोगे सर 4 जुलाई को तो दूर होता है, हमारे वहां कैसे, तो देखो जून के बाद हम निकले कहाँ, जुलाई, तो 4 जुलाई को तो हम कहाँ, सूर्य की किरणें कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में ही होंगी, हमारे वहां भारत में ही होगी, तो हमको तो गर्मी महसूस ही होगी ना। तो यहां तक आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। इस कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। अब आपको पता चल गया कि मौसम कैसे बदलता है, कैसे ठंडक आ जाती है, कैसे गर्मी आ जाती है, कैसे फूल खिलने लगते हैं, कैसे बसंत आ जाता है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई भैया। तो अब 2-3 पॉइंट आपको नोट करने हैं, वो पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, साथ साथ में ही नोट कर लीजिएगा। 21 जून को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। इस दिन पृथ्वी पर, यानी कि पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। तो ये पॉइंट लिख देता हूँ, नोट कर लीजिए आप लोग इनको। ये भी मैंने से समझा दिया है, ठीक है, आप लोग इसको दिमाग में रखिएगा थोड़ा सा, बाकी सब सही है। यहाँ से आपको बहुत कुछ मिलेगा, इसको समझ जरूर लीजिएगा एक बार। नोट में इसी के लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। इस दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है। क्या होती है भैया, लंबवत चमकती है। दूसरा पॉइंट है आपका 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है। सूर्य की किरणें लिख लेना, सूर्य की किरणें
कर्क रेखा पर, सॉरी मकर रेखा पर, मकर रेखा पर लंबवत चमकती है। ठीक है, मकर रेखा पर लंबवत चमकती है। ये दो बातें तो हम लोगों ने समझ ली। 21 जून को क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। थर्ड पॉइंट है, लिख लीजिएगा आप लोग, 21 मार्च और 23 सितंबर को 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं क्योंकि देख लेना, इस दिन विषुवत रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। ये दो तीन बातें मैंने आपको बता दी, ये तीन बातें आपको याद रखनी है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये बातें। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, क्यों? क्योंकि इस दिन सूर्य की किरणें क्या होती हैं, कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है। उसी प्रकार 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, क्यों? क्योंकि इस दिन सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, क्यों? क्योंकि इस दिन विषुवत रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। ठीक है, ये तीन बातें होगी, ये तीन बातें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखिएगा। कुछ उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। पूछे दिन और रात बराबर कब होते हैं? दिन और रात बराबर कब होते हैं भैया? 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इस दिन और रात की अवधि कितनी होती है? 12-12 घंटे की होती है। तो यहाँ तक तो टॉपिक आपका ये वाला कंप्लीट हो गया। ठीक है, पृथ्वी की गतियां आपकी कंप्लीट हो गई। आगे आप लोग हेडिंग डाल लीजिए ज्वार भाटा। अगली हेडिंग डाल लीजिए आप लोग ज्वार भाटा। अगली हेडिंग डाल लीजिए आप लोग ज्वार भाटा। भैया ज्वार भाटा, अब ज्वार भाटा क्या होता है? ठीक है, तो पहले तो हम लोग ज्वार भाटा समझ लेते हैं। देखो, सागर के तल का ऊपर उठना और नीचे गिरना। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ। मान लो ये सागर का तल है, ठीक है, ऐसे उठी की लहरें और ऐसे नीचे गिरी। ठीक है, सागर की लहरों का ऊपर उठना ये क्या हो गया भैया? ज्वार। और ये कि नीचे गिरना क्या हो गया? भाटा। ठीक है, सागर की लहरों का ऊपर उठना ज्वार और नीचे गिरना भैया भाटा हो गया। क्लियर? ज्वार भाटा समझ गए होंगे। देखो सागर का जल है ना, सागर में जब लहर ऊपर उठी तो उसको क्या कहते हैं? उठना कहते हैं ज्वार। और जब नीचे गिरती है तो उसको क्या बोलते हैं? भाटा बोलते हैं। अब देखो, ज्वार और भाटा ये आता क्यों है? ठीक है, तो ज्वार और भाटा भैया चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण। ठीक है, चंद्रमा और सूर्य में क्या होता है? खिंचाव होता है। तो चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण क्या होता है? ज्वार और भाटा आते हैं। ठीक, 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर 24 घंटे में 2 बार ज्वार और भाटा आता है। ठीक, तो पृथ्वी और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति है। अब देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को एक डायग्राम के द्वारा, एक चित्र के द्वारा आप लोग समझिएगा। ठीक है, अब देखो सूर्य है, ठीक, ये चंद्रमा हो गया, सॉरी
ये पृथ्वी होगी और ये हो गया आपका चंद्रमा। ठीक, अब देखो यहां पर सागर का जल है, तो सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण ये जल क्या होगा, थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। ये जो पृथ्वी का जल है थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। ऐसे इधर चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण क्या होगा भैया, जल थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। क्लियर? तो सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण ज्वार और भाट आते हैं। क्लियर? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पहले से इसमें हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। देखो इधर सूर्य है, इसकी आकर्षण शक्ति लग रही है, खिंचाव यानी कि आकर्षण शक्ति का मतलब एक अपनी तरफ आकर्षित करना। तो ये सूर्य अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, चंद्रमा अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। ठीक है, चंद्रमा अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो इन दोनों की आकर्षण शक्तियों के कारण क्या होता है, पृथ्वी का जो जल है वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ज्वार और भाटा कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ये तो लिख लिया होगा 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर कितनी बार, 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। लिख लो इसको। ठीक है, आगे लिख लीजिएगा, एक पॉइंट और है, लिख ले जब सूर्य, ठीक है, जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, एक सीधी रेखा में होते हैं, सीधी रेखा में होते हैं, रेखा में होते हैं, तो दीर्घ ज्वार आते हैं। क्या आते हैं भैया, दीर्घ ज्वार आते हैं। ठीक, इस स्थिति को लिख लो, साथ साथ में लिख लो, इस स्थिति को सिजगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिजगी कहा जाता है। चित्र के द्वारा समझेंगे। मान लो ये सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो गई आपकी, और ये हो गया चंद्रमा। मैंने अभी ऐसे ही डायग्राम बनाया था कुछ, सूर्य हो गया, पृथ्वी हो गई, और क्या हो गया, मून हो गया, चंद्रमा हो गया। ठीक है, अब देखो ये इधर से आकर्षण शक्ति डाल रहा है, इधर से खींच रहा है, तो ये पृथ्वी का जल है क्या, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। ये इधर से शक्ति डाल रहा है, खींच रहा है, ठीक है, इधर से खींच रहा है, तो जल क्या होगा, थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, तो जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, तब क्या होता है, दीर्घ ज्वार आते हैं। क्या आते हैं, दीर्घ ज्वार आएंगे। और इस स्थिति को क्या कहा जाएगा भैया, इस स्थिति को क्या कहा जाता है, सिजगी कहा जाता है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, तब क्या होता है भैया, दीर्घ ज्वार आते हैं। इस स्थिति को क्या बोला जाता है, सिजगी बोला जाता है। देखो सीधी रेखा में है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, सिजगी बोलेंगे। और जब ऐसी स्थिति बनती है तो दीर्घ ज्वार आती है। आगे अगला पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, इसमें एक पॉइंट और मेंशन कर लीजिए, ऐसा हर पूर्णिमा और अमावस्या को होता है, और अमावस्या को होता है। क्लियर भैया? ऐसा कब होता है, हर पूर्णिमा और हर अमावस्या को होता है। यानी प्रत्येक पूर्णिमा और प्रत्येक अमावस्या को क्या होता है, दीर्घ ज्वार आते हैं। क्लियर? प्रत्येक पूर्णिमा और प्रत्येक अमावस्या को दीर्घ ज्वार आते हैं। इस स्थिति को क्या बोला जाता है, सिजगी बोला जाता है। ठीक है, अगला एक और है, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं हम लोग, निम्न ज्वार क्या होते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को खत्म कर देते हैं, थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। ठीक, आगे आप लोग लिख लीजिएगा, जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा समकोण बनाते हैं, तब निम्न ज्वार आते हैं।
ठीक है, तब निम्न ज्वार आते हैं। अब देखो भैया, समकोण बनाएंगे, मतलब ये सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो गई और ये हो गया चंद्रमा। ऐसे जब ऐसी स्थिति बनेगी तब क्या होगा भैया, निम्न ज्वार आएंगे। ये हो गया सन, यानी कि सूर्य हो गया, अर्थ हो गया और मून हो गया। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक समकोण बना लेते हैं तब क्या होता है भैया, निम्न ज्वार आते हैं। आते हैं निम्न ज्वार आते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक। और जब सीधी रेखा में होंगे तब क्या होगा, दीर्घ ज्वार आएंगे। तो एक पॉइंट और इसमें मेंशन कर लीजिएगा, एक हो गया। दूसरा लिखिए, ऐसा प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष, प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को होता है। सप्तमी और अष्टमी को होता है, अष्टमी को होता है। यहां तक बात समझ में आ गई भैया। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक क्या होंगे, समकोण पर होंगे तब क्या होगा, निम्न ज्वार आएंगे। इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा, स्थिति क्या होगा, निम्न ज्वार। ठीक है, ऐसा कब होता है, ऐसा प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को होता है। ठीक है। दूसरा, जब सूर्य और चंद्रमा क्या होंगे, एक सीधी रेखा में होंगे तब क्या होता है, दीर्घ ज्वार आता है। ऐसा कब होता है, ऐसा प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या के दिन होता है। ऐसा करते हैं, ज्वार भाटा आप लोग समझ गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा। विश्व का सबसे बड़ा ज्वार कहाँ आता है, नोट में लिख लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा। पृथ्वी का सबसे ऊंचा ज्वार, नोट में लिख लीजिएगा थोड़ा सा इसको। इसलिए पृथ्वी का सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी। ठीक है, फंडी की खाड़ी कहाँ है, ये कनाडा में, लिख लीजिएगा इसको। फंडी की खाड़ी में आता है, लिख लीजिएगा। 15 से 18 मीटर ऊंचाई, 18 मीटर ऊंचा। ठीक भैया, 15 से 18 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वार यही आता है, कनाडा में जो फंडी की खाड़ी है वहां पर आता है। विश्व का, यानी कि विश्व का कहें, पृथ्वी का कहें, सबसे ऊंचा ज्वार वहीं पर आता है। ठीक, तो आज की ये आपकी क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आशा करते हैं आज पढ़ाया गया आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट में ये जरूर बताते रहिए कि कमी क्या रहेगी। ठीक है, कमी क्या रहेगी उसमें हम लोग सुधार करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।